7th साइकिल है, इसे कहते हैं ब्रेटन साइकिल। इसमें क्या है, पीवी डायग्राम बना रहे थे हम। पी इक्वल टू कांस्टेंट, पी इक्वल टू कांस्टेंट, ये दो हमारे हो गए आइसेंट्रोपिक। तो इसमें है दो पी इक्वल टू कांस्टेंट और दो आइसेंट्रोपिक। आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल और गैस साइकिल इस पे चलते, रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल काम करता है। तो ये इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है एक वेपर साइकिल, ये भी हीट प्रोड्यूसिंग वाले में से वर्क प्रोड्यूसिंग वाला है। इसमें आता है रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल में पीवी डायग्राम बनेगा इस तरीके से। वन टू थ्री डैश 4। इसमें क्या है, इस तरीके से दो P इक्वल टू कांस्टेंट, T इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि ये लिक्विड प्लस वेपर रीजन में है। और ये भी T इक्वल टू कांस्टेंट, P इक्वल टू कांस्टेंट। और ये है आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और इधर है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है, वो होते हीट प्रोड्यूसिंग या फिर हीट रिलेटेड साइकिल, जिसमें हीट के बारे में आपसे बात की जाती है, उसे एंटी क्लॉकवाइज साइकिल कहते हैं। इसमें सबसे होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन VCR, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, इसकी साइकिल बनेगी कुछ ऐसे। ये डायग्राम है। और एक है जिसमें हीट से रिलेटेड है, वो है हीट पंप। इसका कहीं ज़्यादातर आता नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस में आता है हीट पंप और रेफ्रिजरेशन और इंजन वाले क्वेश्चन में, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। तो ये था आपका बेसिक, जो कि 0th लॉ के बाद से था। अब एक जो मेन टॉपिक शुरू होता है वो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
फर्स्ट लॉ हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पे है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे फॉर्म? अगर मस्कुलर एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल में। अगर मैकेनिकल है उसको हम शायद डायनमो लगा के हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी खत्म नहीं हुई, उसको कन्वर्ट कर दिया जाए एक दूसरे फॉर्म में, वही है। और जो एनर्जी यहाँ पे वो एनर्जी कन्वर्ट होके विथ सम डिसिपेशन होता है, क्योंकि 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है तो इसलिए। लेकिन जो एनर्जी टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगी। जो एनर्जी ये कन्वर्ट होके इसमें गई, साथ में सराउंडिंग में जो एनर्जी गई वो टोटल इसके बराबर होगा। एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी। फर्स्ट लॉ पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये डेल क्यू और डेल डब्ल्यू हम लिखते हैं क्योंकि ये पाथ फंक्शंस हैं, पॉइंट फंक्शंस नहीं है, इसलिए हम डेल टी और डेल क्यू लिखते हैं ये दोनों। और ये एनर्जी इन ट्रांजिशन होता है। और क्योंकि ये पाथ फंक्शन है इसलिए ये प्रॉपर्टीज नहीं होती। इसलिए हम इसे अलग डिनोट करने के लिए हम बार लगा देते हैं। यू इंटरनल एनर्जी इज प्रॉपर्टी। तो ये जो इक्वेशन है डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये जो है ये एक प्रोसेस के लिए है, फॉर ए प्रोसेस। जैसे कोई डायग्राम है आपका, ये है, तो इस पे ये तीन अलग अलग प्रोसेस मिलके एक साइकिल बने, 1 2 3। ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, हर एक प्रोसेस में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपको साइकिल की बात की जाती है तो आपका होता है समेशन ऑफ डेल क्यू इक्वल टू समेशन ऑफ डेल डब्ल्यू। जो टोटल हीट है वो इक्वल टू टोटल ऑफ वर्क ड्यूरिंग ए साइकिल, और अ साइकिल। और ये वाली इक्वेशन जो है ये हम यूज करते हैं फॉर ए प्रोसेस के लिए। और एक इसी में एक इक्वेशन आती है डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी वी। ये जो वर्क है इसको हम कभी कभी पी डी वी में डिनोट करते हैं। ये क्लोज्ड सिस्टम के लिए करते हैं। जब क्लोज सिस्टम वर्क यूज हो रहा है, इसमें तो कोई सा भी वर्क यूज हो सकता है, लेकिन जब इसकी बात करते हैं ये क्लोज सिस्टम वर्क के लिए यूज होता है। फर्स्ट लॉ के बाद, फर्स्ट लॉ इतना ही है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, इसके आगे बातें होंगी इसकी, क्योंकि इतना छोटा तो लॉ होता नहीं है। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे स्पेसिफिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, इसको हम डिनोट करते हैं हीट एट
कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम CV से डिनोट करते हैं। ये होता है du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टेम्परेचर। इंटरनल with respect to temperature at constant volume। T से आप डिनोट कर सकते हैं या फिर टावा भी लगा सकते हैं। टावा ज़्यादा टाइम के लिए होता है, इसलिए हम टेम्परेचर T से डिनोट रखेंगे। और इसी तरह एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे हम CP से डिनोट करते हैं। और इसे कहते हैं dH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें एक बात है कि जब आप इंटरनल एनर्जी कहेंगे du=CV/dt और इसको कहेंगे dH=CP/dt। अगर आप इसमें देखेंगे, जब हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं, जब आइडियल गैस की बात करेंगे तो U जो फंक्शन होगा, U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जब आइडियल गैस की बात करेंगे, वरना आप ये इक्वेशन यूज करिए। जब आइडियल गैस की बात करेंगे, आइडियल गैस तब ये करेंगे, और आइडियल गैस इसमें तो H इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जो भी टेम्परेचर में चेंज होगा, इंथैल्पी उसकी वजह से चेंज होगी। जो भी टेम्परेचर में चेंज होगा, उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होंगे। और ये जो भी CV और CP, ये सिर्फ कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए यूज होता है। नॉन कंप्रेसिबल में हम सिर्फ C लिखते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसके काफ़ी जगह एप्लीकेशन है। जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो आपको इनकी वैल्यूज रखनी पड़ेगी। आप कभी CV को du/dt लिख सकते हैं, CP को dH/dt लिख सकते हैं। ये वो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। CV इक्वल टू MCV। अगर हम MCV कर देते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट, ये था, ये स्पेसिफिक हीट है, और MCV कर देंगे तो ये हो जाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और CP ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। CP और CV के बीच का रिलेशन क्या है? CP माइनस CV इक्वल टू R होता है। ये R कैसे आया? CP की वैल्यू है
गामा टाइम्स आर अपॉन में गामा माइनस 1 और सी की वैल्यू है आर अपॉन में गामा माइनस 1। अब आप जब इसे माइनस करेंगे आर बाहर आ जाएगा, गामा माइनस 1 अपॉन में गामा माइनस 1, ये कट जाएगा तो इक्वल टू आर बन जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आगे चलते थोड़ा, अब बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन की। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है? अगर कोई एक्सपेंशन हो रहा है वैक्यूम के अगेंस्ट में, एक तरफ गैस है एक तरफ वैक्यूम है, इसकी वजह से जो एक्सपेंशन हो रहा है इस तरफ, उसे हम फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे आप कोई एक बॉक्स मान लीजिए जिसमें एक तरफ गैस भरी है और वो एक स्लाइडर से सेपरेट है। अब अगर ये एडियाबेटिक वाल है, मतलब हीट डिसिपेशन ना हो रहा ना हीट इंटर हो रही है, तो चेंज इन डी क्यू इक्वल टू 0, डेल क्यू 0। तो जो गैस की वजह से एक्सपेंशन होगा, गैस धक्का मारेगी, गैस में प्रेशर है कुछ, और ये तो फ्री है, यहाँ वैक्यूम में कुछ नहीं है, तो जो एक्सपेंशन होगा इस गैस का अगेंस्ट वैक्यूम, उसे हम फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो जिसकी वजह से कोई ये इसको रोक पाए एक्सपेंशन को, तो क्या होगा, वर्क इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई वर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई वर्क इज डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस ही नहीं तो वर्क ही नहीं होगा। तो आप इसमें इक्वेशन लगाइए, अगर लगाते हैं डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, एडियाबेटिक है ये 0 हो गया, नो वर्क डन ये 0 हो गया, डी यू इक्वल टू 0, डी यू कहता है यू टू माइनस यू वन इक्वल टू 0, यू टू इक्वल टू यू वन। तो आप देखेंगे यू इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, यू जो है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस। अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो जैसे इंटरनल एनर्जी, तो T2 इक्वल टू T1 होना चाहिए, यानी आइसोथर्मल होना चाहिए। ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये आइसोथर्मल होना चाहिए, लेकिन ये आइसोथर्मल नहीं है, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये जो है एक्सपेंशन कुछ इस तरीके का है कि आपका ये पॉइंट सेम एक ही कांस्टेंट लाइन पे ही है, इसकी वजह से लगता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, T1 है ये T2 मान लीजिए, तो आपको लगता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से ये घटता है और बढ़ता है टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन जो वॉल्यूम, जो एक्सपेंशन होता है। इसलिए ये आइसोथर्मल ना होके जस्ट एक इक्वेशन रह जाती है, जिसमें T1 इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपके सेम है, लेकिन प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क। डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या, मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं, बस एकदम भरी भरी है,
आपको बस में चढ़ने के लिए थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह जब कोई फ्लूइड किसी कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर करता है, अगर ये सब भरा हुआ है, पूरा कंट्रोल वॉल्यूम फिल है, तो जो नया पार्टिकल एंटर करना चाहेगा उससे कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा सिस्टम पे, तभी वो अंदर जा पाएगा। तो वर्क डन ऑन सिस्टम इज नेगेटिव होता है और वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव वर्क होता है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा माइनस PV, ये स्मॉल वर्क है, स्मॉल वर्क डन। और जो यहाँ पे जैसे ये मॉलिक्यूल एंटर करेगा, इस पे अब एक मॉलिक्यूल उतना ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम तो फिक्स है, फिक्स मास है, मास इन तो उतना ही मास आउट होना पड़ेगा मास कंजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो ये पॉजिटिव वर्क। इसके बाद आता है फ्लो प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन यूज करेंगे फर्स्ट लॉ में। डिस्प्लेसमेंट वर्क, ये भी एक फ्लो प्रोसेस था, क्योंकि मास इन मास आउट हो रहा था, तो इस वजह से अब एक होता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। कंट्रोल वॉल्यूम में मास इन हो रहा है, मास आउट हो रहा है, तो इसमें एक एनर्जी ऑफ फ्लो होगी, वो इस इक्वेशन से होगी। इसमें क्या H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z1 G प्लस हीट इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z2 G प्लस वर्क कंट्रोल वॉल्यूम का। अगर ये कंट्रोल वॉल्यूम एडियाबेटिक होगा तो ये जीरो हो जाएगा, हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन जीरो हो जाएगा। अगर ये फिक्स्ड बॉडी है तो वर्क जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस सिलेंडर वर्क है, अगर PdV वॉल्यूम में कांस्टेंट है तो PdV वर्क नहीं हो पाएगा। और प्रेशर कांस्टेंट है, फ्लो प्रोसेस के लिए VdP लगता है, तो अगर चेंज इन प्रेशर इज जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। इसमें 3-4 आते हैं, एक नोजल आता है, एक आता है आपका टरबाइन, एक आता है आपका कंप्रेसर, एक आता है आपका थ्रॉटलिंग वाल्व। नोजल क्या है? आपके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए आप नोजल का इस्तेमाल करते हैं। नोजल कुछ इस तरीके से होता है, तो जो एयर आती है वो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कम होती है, यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इधर पोटेंशियल कम होगा। तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो है, अगर ये सब एडियाबेटिक है तो Q इक्वल टू ज़ीरो है, सेम बेस पे है तो Z ज़ीरो है। और वेलोसिटी के बारे में पता कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी बहुत स्मॉल होती है कंपेरिजन टू फाइनल वेलोसिटी। तो इसकी इक्वेशन बच गई वो H1 इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। और जब H1 H2 के बारे में बात करेंगे तो H1 माइनस H2 इक्वल टू C2 स्क्वायर बाई 2। C आपका वेलोसिटी फंक्शन है, वेलोसिटी को हम स्पीड को हम C से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि V से वेलोसिटी को डिनोट करेंगे तो V से हम वॉल्यूम भी कर रहे हैं, तो दोनों एक जैसे लगेंगे, कंफ्यूजन हो जाती है। टरबाइन का केस आता है, टरबाइन में इधर सिंबल है नोजल, टरबाइन में इधर से फ्लूइड एंटर हुआ,
जो वर्क मिला शाफ्ट वर्क फ्लूइड बाहर आ गया। तो इसमें जो वर्क ये भी एडियाबेटिक है, होता है ज़्यादातर। और ये बेस Z1 इक्वल टू Z2, तो इसमें H1 प्लस वेलोसिटी कुछ होती नहीं है, ये फंक्शन जीरो होते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज के लिए नहीं होता। H1 इक्वल टू H2 प्लस वर्क ऑफ टर्बाइन, तो H1 माइनस H2 इक्वल टू वर्क ऑफ टर्बाइन। ये दो इक्वेशन है। कंप्रेसर की बात करते हैं। कंप्रेसर कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, डिफ्यूज़र भी इस तरह से दिखाया जाता है। टरबाइन और कंप्रेसर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। WT इक्वल टू माइनस W कंप्रेसर, तो WT हमारा ये है, H1 माइनस H2 इक्वल टू माइनस WC। और फिर हमारा बचा था थ्रॉटलिंग वाल्व। थ्रॉटलिंग में सिर्फ इंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रहती है। ऐसा एक्सपेंशन होता है जिसमें आपकी इंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, बाकी आपको किसी चीज़ की वेलोसिटी भी सेम रह जाती है। तो H1 इक्वल टू H2, आपको कोई ना हीट एडिशन हो रहा है ना कोई आउटपुट आपको मिलेगा। H1 माइनस H2 इक्वल टू 0, चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू 0 ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग। जब आप ये सब इक्वेशन यूज़ करेंगे तो आपको एक इक्वेशन साथ में यूज़ करनी पड़ती है कभी कभी, वो है मास कंजर्वेशन वाली, जो कहता है कि मास रेट ऑफ मास फ्लो इन इक्वल टू रेट ऑफ मास फ्लो आउट। जितना मास इसमें आ रहा है उतना ही निकलना चाहिए। अगर कंट्रोल वॉल्यूम है तो कंट्रोल वॉल्यूम मतलब पूरा भरा हुआ ही है। मास को कर सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, या फिर उसको दूसरा या फिर एरिया इंटू वेलोसिटी। वॉल्यूम का आप एरिया इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। ये रो ए वी, ये रो ए वी फॉर कंप्रेसिबल, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू एरिया इंटू, ये आपका नॉन कंप्रेसिबल के लिए। इसी में एक इक्वेशन और यूज होती है कि पता होनी चाहिए आपको, वो है इक्वेशन। ये क्या कहता है, P बाई रो प्लस C स्क्वायर बाई 2 प्लस ZG इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप इसको इस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको काफ़ी सिमिलरिटीज दिखेंगी। ये सेम है, P बाई रो इक्वल टू H, ये थोड़ा डिफरेंट है। और इसमें हीट और वर्क आउटपुट की बात नहीं की जाती बर्नूई में। बर्नूई ज़्यादा पाइप फ्लो के लिए यूज़ करता है। अब जो देखते हैं, अभी हमने स्टेडी फ्लो है
फ्लो के बारे में पढ़ लिया। अब नॉन स्टेडी फ्लो के बारे में देखते हैं। और ये नॉन स्टेडी फ्लो जिसे हम वेरिएबल फ्लो भी कहते हैं या फिर ट्रांजिएंट फ्लो। अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे नॉन स्टेडी फ्लो हो, उसमें भी दो इक्वेशन यूज होगी। एक होगा मास बैलेंस और दूसरा है एनर्जी बैलेंस। क्योंकि फर्स्ट लॉ ही चल रहा है तो मास बैलेंस और एनर्जी बैलेंस आना ज़रूरी है। इसमें क्या है, एनर्जी इनफ्लक्स इक्वल टू एनर्जी आउटफ्लक्स और मास इन इक्वल टू मास आउट। कोई स्टेडी फ्लो नहीं है, पानी आया इतना भरा हुआ है, कोई बात नहीं, जा रहा इस टाइप का। कोई कंटिन्यूटी नहीं है, अभी इतना पानी आया, अभी फ्लूइड इतना आ गया। फ्लूइड पानी नहीं, गैस भी हो सकती है। ऐसे टाइप में मास बैलेंस जो आप करेंगे, मास बैलेंस के लिए जो इक्वेशन लगेगी वो है डेल एम बाई डेल टाउ कांस्टेंट कंट्रोल वॉल्यूम में। ये टाउ है, इस टाइम से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एम आई मास ऑफ रेट इनपुट इक्वल टू माइनस रेट ऑफ मास ऑफ आउटफ्लो। इन जो इन हो रहा है और जो आउट हो रहा है उनका डिफरेंस आपको मास बैलेंस के लिए अप्लाई होगा। और दूसरा है एनर्जी बैलेंस। इसमें आप करेंगे एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम है और कांस्टेंट रिजिड बॉडी भी है। तो इसमें क्या होगा, मास ऑफ रेट फ्लो इनटू एंथैल्पी, जो एंथैल्पी एनर्जी आ रही है वो प्लस क्यू। अगर कोई हीट फ्लो हो रही है या हीट डिसिपेट हो रही है, चाहे हीट आ रही है, माइनस एम डॉट टू एस टू जो एनर्जी आउटफ्लक्स हो रही है, प्लस वर्क अगर कुछ हो रहा है तो। ये इक्वेशन है फॉर नॉन स्टेडी वेरिएबल फ्लो प्रोसेस। अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हो रहा है इसीलिए नॉन अनस्टेडी है, नॉन स्टेडी फ्लो है। अगर ये स्टेडी फ्लो है, मान लीजिए अगर ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हो तो क्या होगा, और स्टेडी फ्लो मास बैलेंस रहेगा आपका एम आई इन इक्वल टू एम आई आउट। एनर्जी बैलेंस का जाएगा, ये ज़ीरो हो गया, कोई चेंजेस नहीं है, तो ये हो गया। आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस पे बनते हैं, स्टेडी फ्लो, वेरिएबल फ्लो। इसमें अनस्टेडी में ही अगर स्टेडी फ्लो हो रही है, अगर स्टेडी फ्लो मान के उसको सॉल्व करें तो आपको क्या होगा। इसमें आपके से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है चार्जिंग ऑफ बोतल, और इसी की तरह नाम बदल के
चार्जिंग ऑफ टैंक। बॉटल में क्या है, एक पाइपलाइन फ्लो कर रही है, इसी में से आप एक वॉल के साथ आपकी एक बॉटल जुड़ी हुई है। यहाँ पे एयर फ्लो कर रहा है या फिर आइडियल गैस मान लीजिए कोई फ्लो कर रही है। आपसे पूछा जाता है अगर ये इनिशियली वैक्यूम है तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा या फाइनल प्रेशर क्या होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर इनिशियली वैक्यूम नहीं है, इसमें कुछ पहले से एयर फिल है या कुछ फ्लूइड पहले से है, तब इसका क्या टेम्परेचर होगा, प्रेशर क्या होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे चार्जिंग ऑफ बॉटल है, तो इसे मान लीजिए है एयर जा रही है, एयर फ्लो हो रही है ये, जिसमें उस एयर का कुछ मास है, कुछ टेम्परेचर है और कुछ प्रेशर है। इनिशियली ये मास इन इक्वल टू 0 है, क्योंकि इनिशियल मास कुछ नहीं है, वैक्यूम है। अगर इसका हम ऊपर लिख देते हैं, चार्जिंग ऑफ बॉटल दो तरीके के, या तो इनिशियली बॉटल जो है वो वैक्यूम है, या फिर इनिशियली देयर इज सम मास या फिर फ्लूइड जो भी है वो इनिशियली इसमें है थोड़ा सा। ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन से एयर फ्लो कर रही है, उसकी कुछ मास है, कुछ टेम्परेचर है और कुछ किसी एक प्रेशर पे। जैसे आप सीएनजी स्टेशन पे गैस भरवाने जाते हैं तो ये सिचुएशन कुछ वैसी है। तो इसमें क्या है, अगर एनर्जी इनफ्लक्स जो होगी वो होगा एच मास के साथ इंथैल्पी, मास जो है इनिशियल मास है माइनस फाइनल, एम ए इक्वल टू एम एफ माइनस एम आई। इनिशियली जो फ्लो हो रही है जो इसमें चली गई उसका डिफरेंस एम एच इंथैल्पी, और जो आउटफ्लक्स होगी वो होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमें दो इक्वेशन लगानी पड़ती है, मास का लिए और एनर्जी बैलेंस की। तो इसका क्या होगा, मास ऑफ फाइनल इंटरनल एनर्जी मास ऑफ इनिशियल इंटरनल एनर्जी और ये मास इक्वेशन। अब जब इन दोनों को हम बैलेंस करते हैं तो दोनों के लिए ही एक इक्वेशन बन के आती है, इसमें लिखा जाता है एम एफ एच ए माइनस एम आई एच आई एच ए। इसे मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू मास ऑफ फाइनल इंटरनल फाइनल ये इक्वेशन कुछ बन के आती है। अब जो सारा काम इस पे आता है कि अगर ये वैक्यूम है तो एम आई इनिशियल मास इक्वल टू 0 है। अब इस वैल्यू में आई इक्वल टू 0 रख दीजिए तो आपको आएगा एम एफ एच ए इक्वल टू एम एफ यू एफ
ये कट गया। एच ए इक्वल टू यू एफ हो गया। एच ए क्या होता है, इंथैल्पी क्या होती है, सी पी टी, और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, यू इक्वल टू सी वी टी। सीपी अपॉन में सीवी इक्वल टू होता है गामा। तो अगर इनिशियली तो जो फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे बनेगा टी फाइनल, वो होगा गामा टाइम्स टी ए। जो पाइप में फ्लो हो रही थी एयर, उसका जो टेम्परेचर था उसका गामा टाइम्स होगी जो बॉटल में है, टी फाइनल। इसी तरह अगर एम आई 0 नहीं है तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन लगानी पड़ेगी और पी वी इक्वल टू एम आर टी। आपको एम निकालना पड़ेगा इनिशियल, एम इनिशियल इक्वल टू पी वी अपॉन में आर टी। जब इससे आप एम आई निकाल लेंगे तो आई की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, फिर इक्वेशन सॉल्व करिए, फिर आएगा आपका आंसर। चार्जिंग ऑफ टैंक भी सेम है, बॉटल की जगह टैंक लग जाएगा। अब आता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जिसे हम डायरेक्शनल लॉ भी कहते हैं। डायरेक्शनल लॉ क्यों, ये बताता है कि एनर्जी जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। अगर जो भी आपको नेचर में जो भी मिलता है वो हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है विदाउट एक्सटर्नल एफर्ट के। हाई ग्रेड एनर्जी जो होगी वो लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट होगी। आपका जो सॉलिड स्ट्रक्चर है, सॉलिड जिसकी एंट्रोपी मान लीजिए बहुत कम है, वो लिक्विड में बदलेगी, गैस में बदलेगी, ताकि उसकी एंट्रोपी बढ़े। एंट्रोपी 5 हो जाए, गैस की एंट्रोपी 10 हो जाए, तो एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो बता रहे हैं कि जो भी डायरेक्शन बताता है कि हायर से लोअर ऑर्डर की तरफ भी बढ़ते हैं, इसलिए हम इसे डायरेक्शनल लॉ कहते हैं। इसके जो डेफिनेशन है वो दो डेफिनेशन है। पहली है जिसे कहा गया है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और दूसरा है जिसे हम कहते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक कहते हैं कि अगर सिंगल सोर्स से हम वर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इन साइकिल it is impossible to develop a device operating in a cycle which produce work continuously by exchanging heat with a single reservoir
अगर आपके पास सिंगल रिजर्वायर है और आप एक साइकिल में हीट इंजन, कोई इंजन डिवाइस है, हीट इंजन है, पंप है, कुछ भी है, आप उसको यूज़ करके वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते विथ ए सिंगल। आपको एक दूसरा रिजर्वायर चाहिए ही चाहिए होगा। क्लॉसियस भी यही कहता है, लेकिन थोड़े बदल के। वो कहते कि लो ग्रेड से हाई ग्रेड में आप एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट सम एक्सटर्नल वर्क। जब तक आप एक्सटर्नल वर्क नहीं करेंगे नेचर में, आप ये T1 है, ये T2 ग्रेटर देन T1, हायर से लोअर की तरफ, लोअर से हायर में आप एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते। कुछ भी ट्रांसफर जो भी लोअर ग्रेड से हायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हायर से लोअर में हो जाएगा, लेकिन लोअर से हायर नहीं होगा जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल उस पर एफर्ट नहीं करेंगे, कोई वर्क उसमें प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो आपको हीट इंजन इसका कॉन्सेप्ट देता है, और क्लॉसियस जो है आपको हीट पंप और रेफ्रिजरेशन, इन दोनों का कॉन्सेप्ट देता है। क्लॉसियस का स्टेटमेंट भी सेम है, बस वही भी। इसके बाद हम कुछ इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, क्या क्वेश्चन है वो। हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन में ही वो सारी इक्वेशंस यूज होंगी। सोर्स टेम्परेचर, इंजन, सिंक, और एक वर्क प्रोड्यूस होगा, वर्क आउटपुट मिलेगा। Q1, Q2, T1, T2, ये हीट इंजन। सिंक, सोर्स, T1, T2, Q2, Q1, ये पंप, हीट पंप है। और तीसरा आता है सोर्स, T1, रेफ्रिजरेशन, सिंक, T2, Q2, Q1। इसमें हम एफिशिएंसी निकालते हैं। जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। इन दोनों में हम COP निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP एफिशिएंसी जो होती है वो कहता है कि वर्क आउटपुट अपॉन में हीट सप्लाइड, यानी होगा W आउटपुट अपॉन में हीट सप्लाइड। सोर्स टेम्परेचर से हमने हीट जो हमें मिली वो Q1 है। हीट फ्लो क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस था, टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में डिफरेंस है, इसी वजह से ये हीट फ्लो हो रही है। और ये रिजेक्टेड है ये जो हमें हीट मिल रही है, हीट प्रोवाइडेड, तो ये हीट सप्लाइड जो हमें सप्लाइड और रिजेक्टेड। एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क
आउटपुट फॉर्म में हीट सप्लाइड, COP और हीट पंप। ये भी होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में हीट वर्क डन। हमें इसमें क्या है, पंप में हम कितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। अगर हम हीट पंप, आप घर में हीटर लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, कमरे को गर्म करते हैं। तो इसमें क्या है, जो हीट, इसको हम इसको रूम मान लीजिए, तो रूम में जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है। जो वर्क करना पड़ रहा है इसके लिए, एक एक्सटर्नल वर्क, वो हमारा इनपुट है। और COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसमें हमारा क्या है, हम फ्रिज में से, आप फ्रिज को आप ठंडा रखते हैं आप आउटसाइड टेम्परेचर से, तो आप क्या करते हैं, सिंक जो आप अंदर का टेम्परेचर है उससे हीट खींच लेते हैं तो ठंडा हो जाता है। तो हमारा ये डिजायर्ड इफेक्ट Q2 है। और वर्क इनपुट, अब आप इसमें देखेंगे वर्क इक्वल टू Q1 माइनस Q2, Q1 और Q2 को माइनस कर देंगे तो वर्क मिलेगा हमें। इसमें क्या है, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू वर्क, जो आपने वर्क दिया है, और इसमें भी वर्क इक्वल टू Q1 माइनस Q2। आप इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, एफिशिएंसी Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। अब इसमें वैल्यू रखेंगे Q1 अपॉन में Q1 माइनस Q2 इक्वल टू इतना ही रहेगा, और ये Q2 अपॉन में Q1 माइनस Q2 रेफ्रिजरेशन के लिए, हीट पंप के लिए। ये जो इक्वेशन है, ये चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल साइकिल हो, दोनों के लिए अप्लाई करता है, क्योंकि इससे हम हीट की बात कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे जब ये रिवर्सिबल इंजन की बात करेंगे तब क्या होगा। आपने देखा एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल टू W अपॉन में Q1 इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू Q1 अपॉन में W इनपुट इक्वल टू Q1 अपॉन में Q1 माइनस Q2, और COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू Q2 अपॉन में W इनपुट, Q2 अपॉन में Q1 माइनस Q2। ये जो इक्वेशन है, चाहे रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल, दोनों के लिए अप्लाई करता है। लेकिन जब हम रिवर्सिबल की बात करेंगे तो हम इक्वेशन है Q बाई T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इससे क्या होता है, Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2, या फिर आप इसको अरेंज कर लीजिए तो Q1 बाई Q2 इक्वल टू T1 बाई T2। आप इसी को, ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए, तो आप इसी को कन्वर्ट कर लीजिए तो यह 1 माइनस
T2 अपॉन में T1, ये हो गया T1 अपॉन में T1 माइनस T2, ये हो गया T2 अपॉन में T1 माइनस T2। ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल, जब लिखा गया हो कि इंजन आपका रिवर्सिबल है, आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है, तभी आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको इन्हीं इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। इसमें एक आता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के क्या रिलेशन है एफिशिएंसी ऑफ सीओपी हीट पंप और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर आपको हीट इंजन की एफिशिएंसी दी है, आप हीट पंप की और रेफ्रिजरेशन साइकिल की आप सीओपी निकाल सकते हैं। कैसे? इसका टू वन बाई एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ये जो होगी ये होगी सीओपी ऑफ हीट पंप। और जब इसी को आप इसका टू 1 माइनस 1 बाई हीट इंजन माइनस 1 कर देंगे तो आपको सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन की मिल जाएगी वैल्यू। अगर आपको हीट इंजन ही पता है, आपको इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, अभी तो हमने इन तीनों की रिलेशन देखी है, इन दोनों में क्या होती है, सीओपी हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस सीओपी रेफ्रिजरेशन। लोग कंफ्यूज होते हैं कि एचपी 1 प्लस एचपी हो या 1 प्लस रेफ्रिजरेशन हो कभी कभी। तो आप याद रखिए दिल्ली से पास कौन है, एचपी। अगर आप मेरे एच से हरियाणा ही समझ लीजिए, तो हरियाणा राजस्थान से एक कदम आगे है दिल्ली के पास। पहले राजस्थान पड़ता है, फिर आपका हरियाणा पड़ता है, फिर दिल्ली। तो राजस्थान से पहले दिल्ली, हरियाणा एक कदम राजस्थान से ज़्यादा है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। और एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल ऑलवेज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल, ये पॉइंट हमेशा याद रखिए। जो वैल्यू इसकी आएगी ये मैक्सिमम नहीं होगी, मैक्सिमम आएगी इससे। जब आपका इंजन रिवर्सिबल होगा तब आप मैक्सिमम एफिशिएंसी देख सकते हैं कि किसी इंजन की कितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है, वो इस इक्वेशन से पता चलेगी। सेकेंड लॉ में जो आता है आगे आता है वो है क्लॉसियस इनइक्वालिटी। आखिर है क्या? क्लॉसियस इनइक्वालिटी कहता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डेल क्यू बाई टी जो कि है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0 होना चाहिए और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी लेस 0 होना चाहिए। साइक्लिक क्लॉसियस इनइक्वालिटी का इतना ही एक फंडामेंटल फार्मूला है। इस पे क्वेश्चन आते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल आपको डेफिनेशन पूछ ली जाती है, जिसे साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस।